हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। तो आज हम फिर यहाँ पे कुछ स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। ये जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी, वो चाहे CHSL हो, CGL हो, या फिर SSC MTS हो, या फिर CUET के एग्ज़ाम हो, या जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं सबों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे ज़रूर देखें, इसे देखकर ही एग्ज़ाम में जाएं। देखिए, आज का सेशन का शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि UNSC में टोटल 15 मेंबर होते हैं। इसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। जो अस्थायी होते हैं इनका कार्यकाल 2 वर्षों के लिए होता है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि देखिए, कनाडा तो इसका अस्थायी मेंबर है नहीं, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है और ऑप्शन नंबर डी है, ये दोनों ख़त्म हो गया। उसके बाद जर्मनी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए भी ख़त्म हो गया। तो हमारा जो सही ऑप्शन बचता है वह ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और USA, ये 5 जो हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। आज का अगला सवाल है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है। अब देखिए, यहाँ पे जो है आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों लोक नृत्य हैं। कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। तो कहता है कि ये चारों में से किसका जो प्राचीन नाम है वो सदीर है। तो देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो है भरतनाट्यम, यानी कि भरतनाट्यम का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम है, वो है सदीर। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये हमारा है तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम कथक की बात करें तो ये यूपी में मनाया जाता है। ओडिसी की बात करें तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और मोहिनी अट्टम की बात करें तो ये केरल का लोक नृत्य है। ठीक है, तो सदीर भरतनाट्यम का प्राचीन नाम है। आज का अगला सवाल है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली पहली महिला कौन है। तो देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है, संतोष यादव, सुमा सिरूर, सूरजलता देवी और ज्योति रांधवा। तो इसमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो है संतोष यादव। ये जो हैं पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर एक नहीं 2 बार इन्होंने फतह किया है। तो इसका सही आंसर क्या है, संतोष यादव। और जो यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं ये संतोष यादव का ही फोटो है। अगला प्रश्न है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि किस वार्षिक मेले में ऊंटों की खरीद बिक्री की जाती है, यानी ऊंटों के लिए या ऊंटों का मेला लगता है। यहाँ भी 4 ऑप्शन हैं आपके, उदयपुर का मेला, थार मेला, कुंभ मेला या पुष्कर मेला। तो अगर हम उदयपुर मेला की बात करें तो ये जो है राजस्थान में लगता है। और ये किस लिए फेमस है, तो जो मटका, अभी जैसे गर्मी का समय है तो इसमें जो हम लोग पानी पीते हैं मटके में रखते हैं ताकि ठंडा रहे, तो यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के मटके आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद थार मेला और कुंभ मेला। थार भी कहाँ पे लगता है, तो थार भी जो है सो राजस्थान में ही है। उसके बाद कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पे एक जगह पे लगता है। अब भारत में कुंभ मेला जो है कुल मिलाकर के 4 स्थानों पर लगते हैं। कहाँ कहाँ, पहला है प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है आपका उज्जैन और चौथा है आपका नासिक। तो ये 4 जगह लगते हैं और प्रत्येक जगह पे 12 वर्ष के बाद पुनः लगता है। तो इसका जो एक ऑप्शन बचा वो है पुष्कर मेला। तो इसका सही आंसर क्या हुआ, इसका सही आंसर हुआ पुष्कर मेला, यानी कि पुष्कर मेला जो है ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार इसी मेले में लगता है। अगला प्रश्न है, जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। देखिए, हर देश का अपना अपना पोशाक होता है, हर
क्षेत्र में अलग अलग तरह के पोशाक यानी कपड़े पहने जाते हैं। तो कहा गया है कि जापान का राष्ट्रीय पोशाक कौन सा है। ऑप्शन है चादर, लंगा, किमोनो या सरोंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है किमोनो, यानी कि किमोनो जो है वो जापान का राष्ट्रीय पोशाक है। देखिए किमोनो इस तरह का पोशाक है तो जापान में पहना जाता है। नीचे में क्या है, चप्पल पहना जाता है, ऊपर में इसको जो सो बांधा जाता है। तो ये यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं। तो जापान का राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है। अगला प्रश्न है, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है। देखिए जीसस क्राइस्ट ये जो है सो आप देखिएगा, जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं उनके एक तरह से भगवान है, गॉड हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ पे है। तो इसका 4 ऑप्शन है, ब्राज़ील, मैक्सिको, इटली या पेरू। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ब्राज़ील। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो है सो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है इनकी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है जो कहाँ पे है, ब्राज़ील में। तो इसका सही आंसर हुआ ब्राज़ील। आज का अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके यहाँ पे, हैदराबाद हलीम, अल्फांसो आम, मगही पान या फिर दार्जिलिंग की चाय। तो जीआई टैग का मतलब होता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, यानी किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला कोई भी उत्पाद, उसको जीआई टैग मिलता है। तो अगर हैदराबाद हलीम या हैदराबादी हलीम की अगर हम बात करें तो ये जो है तो एक तरह का खाना है, डिश है जो आपको हैदराबाद में मिलेगा। फिर अल्फांसो आम ये महाराष्ट्र में मिलेगा। मगही पान ये जो सो आपको बिहार में ये मिलता है। और इसका जो सही आंसर है कि पहला भारतीय उत्पाद इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो है दार्जिलिंग की चाय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दार्जिलिंग की चाय। आज का 8वां प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी। देखिए यहाँ भी 4 ऑप्शन है आपके पास, बीएस रमा देवी, स्नेहलता श्रीवास्तव, सुषमा स्वराज और अमृता प्रीतम। देखिए सुषमा स्वराज जी को तो आप जानते हैं, इनका निधन हो गया और ये देश की विदेश मंत्री रह चुकी थी, ये बीजेपी की लीडर थी। लेकिन इसका जो यहाँ पे जो पूछा गया है कि पहली महिला महासचिव कौन थी, तो वो थी स्नेहलता श्रीवास्तव, जो अभी से कुछ समय पहले थी। अभी जो है उत्पल कुमार सिंह अभी वर्तमान समय में हैं, लेकिन इनके जस्ट पहले स्नेहलता श्रीवास्तव थे और यही हैं स्नेहलता श्रीवास्तव। तो इसका सही आंसर हुआ स्नेहलता श्रीवास्तव। आज का अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन कौन कौन है, लाल बहादुर शास्त्री, भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख। इन चारों व्यक्तियों को कभी न कभी जो है सो भारत रत्न मिला है। लेकिन ये जो भूपेन हजारिका हैं, प्रणब मुखर्जी हैं और नानाजी देशमुख, इनको 2019 में मिला था। लेकिन अगर मरणोपरांत की बात करें तो सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री को मिला था 1966 में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। ये हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री भी रहे थे। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है। देखिए अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो उसका जो जाल होता है वो कहता है कि बीच में, देखिए जैसे ये क्या है, इस साइड यहाँ पे देखिए ये कॉर्नर हो गया, लेकिन पूछता है बीच में, यानी इस जगह पे जो है ये कितना ऊंचा होता है। तो अगर आपको बीच में पूछता है तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, 5 फुट, या सेंटीमीटर में रह सकता है तो ये 152 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको पूछेगा कि किनारे में तो वो होता है 5.1 फुट, यानी कि 155 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा कि क्या पूछा है। यहाँ पूछा था केंद्र में कितना ऊंचा होता है, तो यह है 5 फुट, यानी कि आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 5 फुट। अगला प्रश्न है, 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है। देखिए चीन, जापान, दक्षिण कोरिया या अमेरिका। तो चीन ने भी नहीं किया है, दक्षिण कोरिया इसका जो है वो सही आंसर है कि इसने जो है पूरी दुनिया में सबसे पहले
5G सेवा जो हम लोग अभी इंटरनेट चलाते हैं, अभी तो भारत में भी 5G आ गया है और बहुत फास्ट ये काम करता है, लेकिन दुनिया में सबसे पहले किसने शुरू किया? तो ये है दक्षिण कोरिया, और दुनिया में 6G भी सबसे पहले यही शुरू करने जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, शराबबंदी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो देखिए यहाँ भी 4 ऑप्शन है, गुजरात, केरल, बिहार या नागालैंड। तो देखिए हम लोग अभी बात करते हैं शराबबंदी का। अभी हाल फिलहाल में बिहार ने भी शराबबंदी की है, लेकिन पूछा है कि सबसे पहला भारतीय राज्य। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है वो है गुजरात। देखिए 1960 में ये जो है सो बॉम्बे से अलग हुआ था, यानी कि महाराष्ट्र से अलग हुआ था, और उसी समय से 1960 से ही गुजरात में जो है वो शराबबंदी लागू है। तो पहला भारतीय राज्य कौन हुआ शराबबंदी लागू करने वाला? तो वो गुजरात है। आज का 13वां प्रश्न है, लोसुंग त्यौहार जो है वो कहाँ मनाया जाता है या कहाँ का लोकप्रिय त्यौहार है? तो देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछ रहा है आपको लोसुंग। तो लोसुंग जो है वो सिक्किम का लोकप्रिय त्यौहार है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि आपको लोसर तो नहीं पूछा है, क्योंकि लोसर अगर पूछेगा या लोसार पूछेगा तो ये जो है सो अरुणाचल प्रदेश का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, लोसुंग अलग है और लोसार अलग है। तो अगर लोसुंग पूछेगा तो सिक्किम, लोसार पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। आज का अगला प्रश्न है, गरीबों की कथकली। देखिए हम लोग कथकली का तो नाम सुने थे, लेकिन कहा गया है कि गरीबों की कथकली किस नृत्य को कहा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, चाक्यार कुंत, कुडायट्टम, ओट्टनतुला और मोहिनीअट्टम। देखिए ये जो है इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ओट्टनतुला। और ये जो है कहाँ का है? केरल का। तो अच्छा, ये जो त्यौहार है इसको सबसे पहले किसने कहा था कि गरीबों की कथकली, ओट्टनतुला को? तो सबसे पहले भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो इन्होंने सबसे पहले जो है सो गरीबों की कथकली ओट्टनतुला को कहा था, जो केरल में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी का। 15वां प्रश्न है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म यानी सिनेमा का सबसे बड़ा भारतीय पुरस्कार है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि किसे प्रदान किया गया था पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार। देविका रानी, BN सरकार, पृथ्वीराज कपूर या पंकज मलिक। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पिक्चर में कि एक महिला है, और महिला है तो यहाँ पे जो ऊपर वाला जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है देविका रानी, ये एक महिला का नाम है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? देविका रानी जो है इनको सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? देखिए मंगलयान किसने लॉन्च किया था? तो ये इसरो ने लॉन्च किया था। ठीक है, अच्छा कब लॉन्च किया था? तो ये 5 नवंबर 2013 को इसरो ने लॉन्च किया था। लेकिन कहता है इसे कहाँ से लॉन्च किया गया था? 4 ऑप्शन है आपके, श्रीहरिकोटा, चेन्नई, ट्राम्बे या गोपालपुर समुद्र पर। तो कहता है कि इसका जो सही आंसर है वो है श्रीहरिकोटा। अच्छा श्रीहरिकोटा से ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। कौन सा है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो यहीं से भारत में जितने भी टेस्टिंग होते हैं वो यहीं पे होता है। तो मंगलयान भी कहाँ से लॉन्च किया गया था? श्रीहरिकोटा से। और ये कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में। AP मतलब आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश नहीं। अच्छा इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है बंगलौर। कहाँ है? बंगलौर में। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? श्रीहरिकोटा। आज का अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था? देखिए एशियाई खेलों का आरंभ यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1951, 1950, 1953 या 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1951। अच्छा ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ था सबसे पहली बार? तो ये कहता है
भारत की जो राजधानी है दिल्ली, वहीं पे इसका सबसे पहले आयोजन हुआ था। अच्छा, अभी जो है वर्तमान में इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए, वर्तमान में अभी जो सबसे नज़दीक में है 2018 में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पे? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ की राजधानी? तो इंडोनेशिया की। अच्छा, हर ये 4 साल में होता है, तो 2022 में होना था, लेकिन अब जो है इसको 2023 तक के लिए टाल दिया गया है, और 2023 के बाद अब जब भी होगा तो ये चीन में होगा। तो इसका सही आंसर क्या है कि एशियाई खेलों का आरंभ भारत में 1951 में हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो हम ऑप्शंस की बात करते हैं। पहला है UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दूसरा है UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा है LUCN। तो देखिए, LUCN कोई संस्था है ही नहीं, तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है वो है B और C। तो B और C यानी कि C तो हो ही नहीं सकता है, तो हमारा जो ये भी ऑप्शन हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। तो कहता है कि यानी C और ये दोनों जो C और D नंबर, वो दोनों तो ख़त्म हो गया, तो एक बचता है UNEP और दूसरा है UNDP। तो UNDP इसका सही आंसर हुआ, यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो है संस्था मानव विकास सूचकांक जारी करती है प्रत्येक वर्ष। आज का 19वां प्रश्न है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1982 में, 1875 में, 1914 में और 1942 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1875 में। अच्छा, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये भारत की राजधानी जो दिल्ली है उससे सटे हुए आप जानते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो है वो मुंबई में इस सबसे पहले ये जो प्रथम स्टॉक एक्सचेंज था उसका स्थापना किया गया था, और इसको जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 1875। अगला प्रश्न, क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? देखिए, क्रिकेट तो सब लोग आज जानते हैं, खेलते भी हैं बहुत लोग। तो कहता है क्रिकेट इतना फेमस है उसके बारे में हमको कुछ जानना भी चाहिए। तो कहता है कि क्रिकेट में जो पिच होती है, ये देखिए यहाँ से ये जो पिच आपको नज़र आ रही है, ये कहता है कि कितना लंबा होता है। आपके ऑप्शन है 20.75 मीटर, 20.12 मीटर, 19.18 मीटर या 18.25 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 20.12 मीटर। या कभी कभी आपको गज में दिया रहेगा तो आप 22 गज बोलिए, 22 गज, या आप बोल सकते हैं 22 यार्ड। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? 20.12 मीटर। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। तो इसमें कहता है कि न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 11, 15, 18 या 7। तो इसका जो सही आंसर है वो है 15। तो इसमें जो है कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का जो कार्यकाल होता है वो कितने समय के लिए होता है? तो ये कहता है कि कार्यकाल 9 वर्ष के लिए होता है। अभी वर्तमान में भारत के एक न्यायाधीश हैं तो लगातार दूसरी बार, क्या बोल रहा हूँ, लगातार दूसरी बार ICJ के लिए जज बने हैं। तो वो कौन है? दलबीर भंडारी। क्या नाम है उनका? दलबीर भंडारी। अच्छा, इससे पहले भी भारत के कुछ न्यायाधीश ICJ के न्यायाधीश बन चुके हैं, जैसे नागेंद्र सिंह। कौन? नागेंद्र सिंह। तो ये कहता है कि देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो वो है 15। आज का अगला प्रश्न है कि किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ? यानी कि किस युद्ध में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ
और उसके बाद बांग्लादेश का उदय हुआ। तो कहता है कि ये युद्ध दिसंबर 1971 में हुआ या जनवरी 1971 में, फरवरी 1972 या फिर नवंबर 1971। तो कहता है कि ये जो युद्ध था ये फाइनली ख़त्म हुआ जाकर के आपका 26 दिसंबर 1971 में। और उसी 26 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश का उदय हुआ। तो अगर हम यहाँ पूछा गया है कि किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ, तो कहता है कि जो दिसंबर 1971 में जो युद्ध हुआ था, जिसमें 26 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर के बांग्लादेश स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिसंबर 1971। आज का 23वां प्रश्न है, मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? देखिए, हर देश की गुप्तचर संस्था होती है, जैसे इंडिया का जो है वो रॉ है, उसी तरह से कहता है मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है? यहाँ इजराइल, इराक, क्यूबा या फिलिस्तीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। मोसाद जो है वो इजराइल की गुप्तचर संस्था है, जो दुनिया में सबसे खतरनाक गुप्तचर संस्था मानी जाती है। इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, इजराइल। आज का 24वां प्रश्न, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? देखिए, अरुण जेटली बीजेपी के सीनियर लीडर भी थे, ये देश के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, और इन्हीं के टाइम में जीएसटी भी आया था। लेकिन पूछा तो इन्हीं के नाम पर जो है अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम स्थापित किया गया है। तो कहता है ये कहाँ पे है? तो आपके 4 ऑप्शन है, मुंबई, दिल्ली, कटक या लखनऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। यानी कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली में है। ये कुछ समय तक DDCA यानी दिल्ली क्रिकेट या DCA दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। और आज का 25वां और आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? यहाँ पे यूरेनियम भंडार की बात कर रहा है, प्रोडक्शन की नहीं कर रहा, उत्पादन का नहीं कर रहा है। 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रशियन फेडरेशन या फिर USA। तो कहता है कि इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। तो यानी कि दुनिया में वर्तमान समय में कनाडा के पास सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है। अच्छा, यूरेनियम का इस्तेमाल किस में करते हैं? तो इसका जो इस्तेमाल है वो हम लोग जो सो परमाणु ऊर्जा बनाने में या परमाणु हथियार बनाने में, परमाणु बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है कि दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार कहाँ है, तो वो होगा कनाडा में। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए आपने जो अपना महत्वपूर्ण समय निकाला इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। और हम फिर से बहुत जल्द ही हाजिर होंगे अगले दिन एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।